स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे 7 क्लास का साइंस चैप्टर 14। बाकी चैप्टर कंप्लीट हो गया है, प्ले लिस्ट में देखिएगा, सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज 17 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हीट यानी ऊष्मा। तो हीट ऊष्मा क्या होता है इसको हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दैनिक जीवन में आप बहुत सारे वस्तुएं देखते होंगे, बिल्कुल देखते हैं। इनमें से कुछ वस्तु गर्म होता है तो कुछ वस्तु ठंडी होती है ना। जैसे चाय गर्म होता है, बर्फ़ ठंडा होता है, सूप गर्म होता है परंतु आइसक्रीम ठंडा होता है। ठीक है, जलती हुई गैस या चूल्हे पर रखी केतली यानी डेगची गर्म रहता है परंतु उसका हैंडल, केतली अगर है तो केतली का हैंडल जो रहता है पकड़ने वाला वो ठंडा रहता है। तो इस तरह से हम गर्म ठंडा वस्तुओं से को अपने दैनिक जीवन में देखते रहते हैं हमेशा, है ना। हर रोज़ गर्म और ठंडा से पाला पड़ते रहता है। ठीक है, तो गर्म वस्तु में भी कुछ वस्तु जो होता है दूसरों से अधिक गर्म हो सकता है, या ठंडा वस्तु में देखें तो कोई वस्तु है जो दूसरा से ज़्यादा ठंडा हो सकता है। ठीक है, जैसे दो वस्तु है तो गर्म ये एक दूसरे को ये हो सकता है ज़्यादा गर्म हो, ये कम गर्म हो, है। कोई ज़्यादा ठंडा कोई कम ठंडा, कोई दो वस्तु है तो दोनों बराबर गर्म बराबर ठंडा है। वस्तु इसी प्रकार ठंडी वस्तु में कुछ वस्तु अधिक ठंडी होगी, कोई कम होगा। ठीक है, तो प्रायः हम क्या करते हैं स्पर्श करके, यानी स्पर्श मतलब होता है छू करके हम निर्धारित कर सकते हैं कि वस्तु ठंडा है या गर्म है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बिना वस्तु का स्पर्श कर निर्धारित करना कठिन हो जाती है, यानी छू कर नहीं जान सकते कभी कभी कि इसमें ये गर्म की ठंडा। तो कुछ मशीन भी आता है जिससे पता चलता है। ठीक है, तापमान को नापते हैं। तो हर चीज़ को तो छू के अंदाज नहीं लगा सकते। पानी बर्फ़ है ये सब छू के पता चल जाता है। कोई चीज़ है जो सिंपली वो छू के बहुत सारी चीज़ पता चल जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जिसको छू भी नहीं सकते हैं, या छूने से उतना कन्फर्म पता नहीं चलेगा कितना गर्म है या कितना ऊष्मा है उसमें। तो उसके लिए कुछ मशीन का उपयोग करते हैं, कुछ मतलब तापमापी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो वही सबको यहाँ पे हमको इस चैप्टर में समझना है। एक क्रियाकलाप करना है। देखिए, क्रियाकलाप में क्या बोला है हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा पढ़ेंगे ना डायरेक्ट समझा रहे हैं ना, नहीं तो कहते हैं कि खाली किताब पढ़ते हैं समझाते नहीं। तो चलिए, क्रियाकलाप में क्या करना है, 1 2 3 गो टब लेना है। ठीक है, एगो में गर्म पानी रखना है, एगो में ठंडा पानी फ्रिज वाला, और एक ठो में नॉर्मल पानी, और तीनों में हाथ को डुबा के देखना है। तो पता चलेगा कि कौन गर्म है कौन ठंडा है पता चलेगा ना। ये तो सिंपल सी बात है, इसको ज़्यादा समझ के यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। गर्म ठंडा छू कर आप जान ही सकते कौन पानी गर्म है कौन ठंडा है। ठीक है, तो और तुलना करने बोला है ना, कौन किससे ज़्यादा ठंडा है या किससे ज़्यादा गर्म है कौन, तो ये तुलना कर सकते हैं आप, है ना। तो गर्म और ठंडा यहाँ समझिए, गर्म या ठंडा होने की माप को तापमान या तापक्रम ऊष्मा का एक प्रभाव है। तो गर्म या ठंडा होना क्या होता है बाबू, गर्म या ठंडा होने की माप तापमान या तापक्रम ऊष्मा का एक प्रभाव है। ऊष्मा, तापमान या तापक्रम ये क्या है, तो ऊष्मा का एक प्रभाव है, यानी हीट का एक इफेक्ट है। हीट गर्म करने से उसका एक प्रभाव उत्पन्न होता है जिससे वो गर्म हो जाता है। ठीक है, हीट करने से ऊष्मा देने पर कोई एक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण वो गर्म हो जा रहा है। तो ये क्या है, ऊष्मा या हीट का एक प्रभाव है, इफेक्ट है। क्या, तो तापमान या तापक्रम मापना, है ना, जिससे गर्म वस्तु होगा या ठंडा वस्तु। ऊष्मा अधिक तापक्रम से कम तापक्रम की ओर प्रवाहित होता है। एक चीज़ याद रखिएगा बाबू, ऊष्मा जो है ना अधिक ताप से हमेशा कम ताप की तरफ चलता है, और ताप जो तापमान है जितना ज़्यादा तापमान होगा ऊष्मा उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो तापमान को ही ऊष्मा कहेंगे, तापमान का ही ऊष्मा का ही मतलब प्रभाव है तापमान, है ना। तो तापमान बढ़ेगा ऊष्मा बढ़ेगा, यानी ऊष्मा बढ़ेगा तापमान बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। और तापमान यानी ऊष्मा जो है चलता है, लेकिन कैसा चलता है, जैसे ये एक मान के चलिए छड़ है, इसको यहाँ पे इधर वाला भाग में गर्म कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इधर गर्म करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा, इधर लोहा ठंडा है तो गर्म से ठंडा की ओर इस तरह से बहता है ये। ठीक है, ऊष्मा चलता है लेकिन अधिक ताप से कम ताप की तरफ हमेशा चलता है। ठीक है, प्रवाहित होता है, याद रहेगा।
अधिक ताप से कम ताप की ओर, है ना। तापकरण मापने के लिए तापमापी का उपयोग करते हैं, ठीक है। और तापमापी अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे इसमें 3 प्रकार का तापमापी पढ़ना है। एक होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, एक होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर, और एक होता है अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर, ठीक। तो तापमान मापने का यंत्र को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तापमापी, है ना। तापमान मापने के यंत्र को तापमापी कहते हैं। तापमापी बेसिकली 3 प्रकार का है, एक डॉक्टरी थर्मामीटर, एक प्रयोगशाला थर्मामीटर और एक अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर। तो यही तीनों थर्मामीटर के बारे में डिटेल से अभी हम जानेंगे, ठीक है। तो एक डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, आप देखे होंगे ऐसा डॉक्टर ऐसा कांख में ऐसा चिप देता है और उससे तापमान नापता है शरीर का, है ना। तो ये डॉक्टरी थर्मामीटर होता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या होता है, अंदर में एक रहता है ऐसा गोल सा पारा, वो ऊपर नीचे चढ़ता है ना। पारा चढ़ के अगर यहाँ पे 38 में हो गया तो 38 डिग्री, इसमें चल गया तो इतना डिग्री, इसमें गया तो इतना डिग्री, है ना। तो पारा रहता है उसमें, ठीक है। और इसमें इसका बुखार, ये जो थर्मामीटर है डॉक्टरी थर्मामीटर, उसका जो माप यहाँ पे लिखा हुआ है वो परिसर जिसको बोलते हैं, कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये 28 से 35 से 42 तक होता है, ठीक है। 35 से 42 तक लिखा हुआ है, तो 35 से 42। और स्वास्थ्य व्यक्ति का कहेगा, माने अगर आदमी को बीमार उमार नहीं है तो उसका तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। स्वस्थ व्यक्ति का शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बीमार पड़ने पर यह बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, है। तो यही डॉक्टरी थर्मामीटर है ना। तो जिसे क्या नापते हैं, बुखार होता है तो उस पर तापमान नापते हैं, कितना तापमान है, उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। इसके एक लंबी बारीक तथा समान व्यास की कांच की नली होता है। तो ये कांच का एक नली टाइप में होता है और बीचवा में ऐसा एक पारा का ये दिया हुआ रहता है ना। इसके सिरे पर खुंडी होती है और जिसे बल्ब कहते हैं। खुंडी में पारा भरा होता है, खुंडी बल्ब जिसमें पारा ऐसा रहता है, उसमें पारा भरा रहता है, तो पारा ऊपर नीचे चढ़ता है। खुंडी को ऊपर नली के में पारे की एक चमकीली धार दिखाई देती है। कांच की नली के ऊपर एक माप यानी स्केल अंकित रहता है, जो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक माप दे सकता है। थर्मामीटर को ध्यान से देखिए, इसमें एक विभंग दिखाई देता है, यह पारे के तल को नीचे गिरने नहीं देता है। इसमें एक विभंग होता है जो इसको नीचे जल्दी गिरने नहीं देता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा तो इसमें एक तार जैसे ये है, जिससे पारा ऊपर जा रहा है, उसको जल्दी ये फटाक से नहीं गिरने देता है। इसलिए बुखार नापते हैं तो डॉक्टर तो ऐसा शरीर में दे दिया कहीं पे, उसके बाद निकाल कर आराम से एकदम ऐसा आँख लगा ऐसे देखता है, तब तक नहीं गिर रहा है ना, पारा ऊपर ही रहता है। नहीं तो ऐसा नहीं कि शरीर से बाहर जैसे किए, उसको शरीर से अलग किए तो वो गिर जाता पारा, तब तो फिर नापने नहीं सकते, शरीर में लगा के ही हुलकना पड़ता कई डिग्री हुआ, है ना। लेकिन आराम से उसको निकाल करके देखता है डॉक्टर कि हाँ इतना डिग्री है, यानी पारा जल्दी नहीं गिरता है ना। इसीलिए उसको देख पाता है, रीडिंग कर पाता है थोड़ा समय पश्चात भी, ठीक है। तो वो होता है। तो इसमें तरीका क्या है, पहले 2 क्रमागत बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित तापकरण के बीच छोटे चिन्हों को नोट कीजिए। तो सिंपल सा है, जैसे स्केल है ना बाबू, स्केल ऐसा देखते होंगे, यहाँ लिखा रहता है 1, यहाँ 2, 3, तो इसके बीच में भी तो 10 ठो रहता है ऐसे छोटका वाला, तो उसी चीज़ को बोला है। जैसे शुरू यहाँ 35 से शुरू होगा, 35, 36, 37, 38, 42 तक, तो 35 और 36 के बीच हम आ गए, तो लकीरवा गिनेंगे 1, 2, 3, 3 में आया तो कहेंगे 25, 35.3 है या 25.3 है, 26.3, 5 है, 7 है, 8 है, जितना पॉइंट आएगा, ठीक, तो वो पॉइंट में होगा। तो वही चीज़ समझाना चाह रहा है। उसके बाद आगे देखिए इसका हाँ, अरे काय को यार, थर्मामीटर को कैसे प्रयोग में लाए, थर्मामीटर पर मरकरी का ही उपयोग क्यों किया जाता है, कैसे प्रयोग में लाए तो देख लिए, उसको देखना है। इसमें मरकरी का उपयोग क्यों किया जाता है, कहा कि मरकरी जो है ना बबुआ, पारा एक तरल धातु है, तरल लिक्विड धातु है, और तापमान बढ़ने पर पारा का प्रसार समान रहता है। तापमान बढ़ने से भी पारा का तापमान प्रसार जो है यानी फैलता नहीं है जल्दी, है ना, इसलिए उसका उपयोग करते हैं। यह ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी ऊष्मा उसमें जा सकता है, उसमें जा भी नहीं करता तो फिर नापते कैसे, है ना। यह चमकदार है और शीशे के बाहर से देख सकते हैं। चमकदार होता है तो शीशा के बाहर, शीशा के अंदर वो है लेकिन बाहर से आराम से दिख जाता है, क्या कि चमकदार होता है, ठीक है। यह शीशे पर चिपकता नहीं है,
चिपक जाता तो भी समस्या था, ऊपर नीचे हो नहीं करता तो कैसे पता चलता है, तो नहीं चिपकता है। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर अच्छा चिपकता है, उसके बाद नीचे और था, हाँ थर्मामीटर का प्रयोग हुआ। एक डॉक्टरी थर्मामीटर लीजिए, क्रियाकलाप एक तक, इसमें अपना और 2 साथियों का तापमान माप कर लिखिए। तो तापमान मापेंगे तो अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है। ठीक है, देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है से केवल मानव शरीर का तापमान मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर से इंसान का शरीर का सिर्फ तापमान मापा जाता है। अन्य वस्तु को तापमान मापने के लिए प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आदमी का शरीर का तापमान को नापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, और कोई दूसरे वस्तु है तो उसको नापने के लिए प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। और इसका जो प्रसार होता है बाबू याद रखिएगा, 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री, उसका कितना था 35 से 42 डॉक्टरी थर्मामीटर का। और ये जो होता है क्या चीज़ प्रयोगशाला थर्मामीटर, उसका होता है 10 से 100 तक लिखल रहता है, 110 तक लिखल रहता है उसमें। ठीक है, हाँ। और डॉक्टर के थर्मामीटर जैसे पढ़ते हैं वैसे इसका नापते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई चीज़ को अगर नापना है, पानी को जैसे नापना है, पानी का तापमान, तो ये हो गया, ये प्रयोगशाला तापमापी है। ठीक है, अब इसमें देखिए पानी में गिलास में पानी लिया और उसमें पानी में डाल दिए इसको। अब इसको देखिए गिलास में टच नहीं कराना है, पानी को नाप रहे हैं तो पानी भर में इसको रखेंगे, है ना, गिलास को नहीं टच कराएंगे। उसके बाद थोड़ा देर रखेंगे तो पारा अपने ऊपर जाएगा, और जैसे ऊपर गया ना यहाँ पे वहीं समय इसको पढ़ लेना है। जैसे डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या हो रहा था, यहाँ पे मरीज था तो मरीज में दे दिए डॉक्टरी थर्मामीटर, फिर इसको अलग करके तब आराम से उसको देखता था कितना डिग्री हुआ। लेकिन इसमें पानी से अलग करिएगा ना तो इसका पारा जो है फटाक से नीचे गिर जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा कितना हुआ। इसीलिए पानी के अंदर या जिस वस्तु को नाप रहे हैं उस वस्तुएं में रहने देंगे, उसके बाद देखेंगे पारा कितना दूर ऊपर गया। अब जब रुक जाएगा तो कहेंगे हाँ ये 100 डिग्री है या 10 डिग्री है, 50 डिग्री है, इस तरह से। ठीक है, तो बाहर नहीं निकालना है, नहीं तो उसमें पारा गिर जाएगा। कहेंगे पारा को अटकने के लिए यहाँ पे नहीं रहता है, और डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा को अटकाने के लिए एक वस्तु होता है जिससे अटक जाता है, जल्दी नहीं गिरता है पारा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्या देखना है, ये एक क्रियाकलाप देखिए, ये वाला, ये डेगची में क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे आग लगा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं एगो डेगची यहाँ है, इसका ऊपर एक और बर्तन, एक और तो ऊपर सबसे ऊपर जो है बर्तन है उसमें भी कोई चीज़ रहा है, पानी है या कोई खाना बना रहे हैं तो बन जाएगा। है आग तो नहीं चलेगा, बर्तन में लगा रहे हैं, लेकिन ऊपरीला में भी आग लग जाएगा, आग नहीं लगेगा मतलब गर्म हो जाएगा वो भी। तो कैसे गर्म होगा उसको समझते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, ये जो गर्म हो रहा है इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ऊष्मा चलता है। क्या होता है बाबू, ऊष्मा चलता है ना। ऐसा आप सिंपली लोहा को गर्म करके देख सकते हैं, छोटा पतला सा लोहा को गर्म करिए यहाँ पे, तो ये गर्म हुआ उसको धीरे धीरे आगे इधर भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो ऊष्मा है वो भी सुचालक होता है, अच्छा चालक होता है ना, चलता है धातु में, लकड़ी कुड़ी में नहीं, है ना, अधातु में नहीं चलता है। तो ये देखिए कौन मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रसाद ऐसा बनता है। ठीक है, ये जो डेगची ऊपर डेगची लाद के जो बनाया हुआ है यहाँ पे ऐसा करके, है ना। इसमें एक ही के ऊपर एक कई बर्तन रखे होते हैं, उस सबसे ऊपर वाले बर्तन में भोजन कैसे पक रहा है, इसका अर्थ है कि ऊष्मा नीचे से ऊपर की ओर पहुंच रही है, अर्थात ऊष्मा का संचरण होता है। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान की गति करना या स्थानांतरित होना ऊष्मा का संचरण कहलाता है। तो देखिए नीचे तो आग लगा दी तब ये समझा, लेकिन ऊपर वाला डेगची में कैसे आग पहुँच गया, वहाँ तक गर्म कैसे हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि गर्मी जो है चला वहाँ तक, ऊष्मा जो है चल कर गया वहाँ तक। तो ऊष्मा का जो चलने का विधि है, जो चलता है एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँच रहा है ऊष्मा, तो इसी को बोलते हैं ऊष्मा का संचरण। ठीक है, ऊष्मा का संचरण यानी ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। ठीक है, और ऊष्मा का संचरण जो होता है वो 3 विधि से होता है। इसको एक एक करके समझते हैं। 3 तरीके से ऊष्मा का संचरण होता है। पहले हम यहाँ पे ऐसे समझा दे रहे हैं यहीं पे, उसके बाद बुक में देखेंगे क्या कहा है। 3 तरह का होता है। एक होता है ठोस में, ठोस में यहाँ गर्म किए तो आगे चली गया, तो ये तो हो गया ठोस में। एक द्रव में होता है, द्रव और गैस में। द्रव में क्या होता है, द्रव का कण ऊपर नीचे हो जाता है, नीचे आता है, जैसे यहाँ पे आग लगा दिए यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे कोई बर्तन है, इसमें पानी है, तो पानी
का कण जो है ऊपर नीचे होते रहता है। ऊपर से ठंडा वाला आता है, नीचे गर्म होता है, फिर ऊपर जाता है, गर्म हो जाता है, फिर नीचे आता है, ठंडा वाला नीचे आके गर्म हुआ, फिर ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से पानी पूरा गर्म हो जाता है। इस तरह हवा भी गर्म हो जाता है, ठीक है, हवा भी गर्म हो जाता है। तो ये एक विधि होता है जिसको चालन विधि कहते हैं, एक को संवहन कहते हैं। पानी गर्म होता है संवहन विधि से, ठीक है। और एक होता है रेडिएशन द्वारा, विकिरण द्वारा, ठीक है। जैसे सूर्य का प्रकाश यहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि विकिरण में क्या होता है, किसी अवस्था का जरूरत नहीं पड़ता, माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है। चालन में माध्यम ठोस जरूरत पड़ता है, ठोस द्रव गैस कोनो रहे, ठोस ऐसे द्रव गैस में, संवहन जो है द्रव और गैस में, और रेडिएशन विकिरण जो है बिना ठोस द्रव गैस कोनो नहीं रहे, यानी निर्वात में भी वो चल सकता है। निर्वात मतलब अंतरिक्ष का ऊपर वाला भाग जिसमें हवा वायुमंडल कुछ नहीं है, अंतरिक्ष वाला भाग, उसको निर्वात कहते हैं। तो वहाँ भी चलता है, वहाँ भी चलता है उष्मा, तब ना सूर्य का प्रकाश या सूर्य का उष्मा हमारे तक पहुँचता है, ठीक है। तो वही चीज़ को समझते एक एक करके। चालन विधि देखिए, चालन विधि समझ में आ रहा है। चालन विधि क्या करना है, अपना यहाँ पे देखिए क्या बोला है, आप अपने जन्मदिन पर अपनी कक्षा में के बच्चों को चॉकलेट बांटना चाहते हैं, आप इसे कई तरीक़ों से कर सकते हैं, परंतु सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप एक एक चॉकलेट लेते जाएं और आगे के साथियों को बढ़ाते जाएं। तो एक तरीका, बहुत सारा तरीका हो सकता है चॉकलेट बांटने का, लेकिन एक तरीका यहाँ पे बोला, जैसे कि एक आदमी यहाँ बैठल है, एक यहाँ है, एक यहाँ, इस तरह से बैठल है आदमी ये। तो क्या किया, ये पहला आदमी एक चॉकलेट लिया, आगे बढ़ा दिया, ये भी एक लिया, फिर आगे बढ़ा दिया, फिर एक लिया, ये आगे बढ़ा दिया, ये एक लिया, आगे बढ़ा दिया, फिर आगे बढ़ा दिया, फिर आगे बढ़ा। तो अपना में पूरा हुआ, एक लेना है तो एक लिया, दूसरा पहुंचा दिया, फिर वो एक लिया, अगला पहुंचा दिया, एक लिया, अगला पहुंचा दिया। ध्यान से देखिए, समझिए, ये इससे ही होता है लोहा में। यहाँ गर्म जितना होना था हो गया, फिर ये गर्मी आगे भेज देता है। यहाँ गर्म हुआ उसके बाद फिर आगे भेज देगा, फिर यहाँ गर्म हुआ आगे भेज देगा। तो इस तरह से लोहा को एक जगह जलाएंगे तो धीरे धीरे हाथ में पकड़ ले रहिएगा, तो वहाँ तक भी गर्मी पहुँच जाएगा, उष्मा पहुँच जाएगा। तो इस विधि को कहा कहते हैं बाबू, चालन विधि, ठीक है। कौन सा विधि, चालन विधि है, कंडक्शन जिसको कहेंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो कंडक्शन या चालन विधि इसको कहते हैं, ठीक। हाँ, देखिए, स्वेटर बुनने वाला सलाई क्रियाकलाप करना है कि स्वेटर बुनने वाले को सलाई लेना, सलाई माने स्वेटर बुनने वाला जो रहता है उसको सलाई कहते हैं ना, उसको लेना, ये लोहा का पतला पीना इस तरह से, और इसको गर्म करिए। एक तरफ देखिए यहाँ पे गर्म कर रहा है, धीरे धीरे इधर छुइएगा नहीं, इधर धीरे धीरे गर्मी बढ़ के यहाँ ईंटा जो लादल है वहाँ तक गर्मी पहुँच जाएगा, उष्मा, ठीक है। तो ये कौन सा विधि से पहुँचा बाबू, चालन विधि से, ठीक है। तो पहला समझ में आया, चालन विधि। लेकिन चालन विधि के लिए क्या करना है उसको देखिए, अगर डिफिनेशन लिखना चाहे तो यहाँ पर दिख रहा है डिफिनेशन, वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होता है उसी को चालन कहते हैं, ठीक। क्या है, तो वह प्रक्रम जिससे उष्मा किसी वस्तु के गर्म क्षेत्र से, गर्म से ठंडे क्षेत्र की ओर स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर होना चालन कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ये लोहा है, यहाँ गर्म हुआ बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से फिर पहुँच गया इधर, यहाँ गर्म हुआ बहुत, आगे बढ़ा, फिर यहाँ गर्म हुआ, फिर आगे इस तरफ बढ़ रहा है, तो गर्म हो रहा है और ठंडा की तरफ बढ़ते जा रहा है, तो इसी को चालन कहते हैं। चालन के लिए आवश्यक शर्तें देखिए बाबू, क्या क्या शर्त हो सकता है, क्या क्या शर्त होगा तब चालन करेगा, उसका देखिए शर्त सबसे पहला शर्त, दो शर्त है कि पहला शर्त दोनों वस्तु संपर्क में होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक लोहा यहाँ रख देंगे, और ये लोहा गर्म करेंगे और सोचेंगे इधर वाला लोहा गर्म हो जाए, तो नहीं होगा, काहे कि संपर्क में नहीं है ये, और यही वाला पूरा संपर्क में टच कर रहा है, तो हाँ आगे धीरे धीरे गर्म होते होते इधर गर्म हो जाएगा। पहला कंडीशन चालन के लिए, जहाँ पे हम चाह रहे हैं कि चालन हो और जिसको हम गर्म कर रहे हैं दोनों टच रहना चाहिए, ठीक है। दोनों वस्तु संपर्क में हो और दोनों का तापमान अलग अलग हो, सेम तापमान हो तो कहाँ जाएगा है, यहाँ पे जैसे है अगर 120 डिग्री सेल्सियस और यहाँ भी इधर भी 120 है, तो फिर कहाँ बढ़ेगा, वो तो पहले से गर्म है, तो कहाँ से गर्म है, गर्म से ठंडा की ओर बढ़ाता है। यानी तापमान अगर दोनों का सेम है तो इधर उधर कहीं नहीं चलेगा, ठीक है। एक गर्म है एक तरफ ठंडा है, तब गर्म जो है ठंडा की तरफ बढ़ेगा,
समझ में आ रहा है। तो ये दो कंडीशन, पहला कंडीशन याद रखिएगा, दोनों वस्तु संपर्क में होनी चाहिए यानी टच करना चाहिए, और दोनों का तापमान अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। एगो ठंडा एगो गर्म, एक तरफ ठंडा एक तरफ गर्म, तब गर्म से ठंडा की ओर बहेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या है, ऊष्मा का चालन तथा कुचालक वस्तु। अच्छा, अब चालन विधि समझ में आ गया, तो अब देखते हैं ऊष्मा का चालन किस में होता है किस में नहीं होता है। होता है तो उसको क्या कहते हैं, और नहीं होता है तो क्या कहते हैं। तो देखिए, कुछ वस्तु ऊष्मा को की अच्छी चालक होते हैं, यानी बढ़िया से वो चला देता है ऊष्मा को, तो जो बढ़िया से चलावेगा उसको सुचालक कहते हैं, यानी गुड कंडक्टर। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब, जैसे ये एल्युमिनियम यहाँ गर्म करेंगे तुरंत धीरे धीरे वो आगे बढ़ जाएगा आसानी से। तो जो जहाँ पे चल सकता, ऊष्मा का हो रहा है चल रहा है वो चल सकता है, तो वही को कहेंगे सुचालक। और जहाँ पे नहीं चलेगा, ऐसा पदार्थ जिसमें ऊष्मा नहीं चलेगा, ऊष्मा का संचरण नहीं होगा, उसको कुचालक कहेंगे। कुचालक यानी यहाँ भी गुड कंडक्टर लिख दिया है, बुड़बक एक किताब छपता है उल्टा पुल्टा। देखिए, गुड कंडक्टर सुचालक को लिख दिया, यहाँ भी गुड कंडक्टर कुचालकों को लिख दिया। यहाँ बैड कंडक्टर होगा बबुआ, है ना, बैड कंडक्टर। कौन अनलूरा किताब छपा है हमको बोलता है बैड कंडक्टर को ना, प्लास्टिक, लकड़ी, कागज, सूती कपड़ा, ये सब नहीं चलता। लकड़ी को जलाइएगा, सोचिएगा यहाँ गर्म करेंगे यहाँ जलाएंगे तो इधर आएगा, तो नहीं आएगा बबुआ, वो जल जाएगा वहीं पे, ट्रांसफर हीट नहीं होगा, है ना। हाँ, हवा पानी भी ऊष्मा का कुचालक, हवा और पानी से भी ऊष्मा जो है ट्रांसफ़र नहीं होता है, हवा पानी से ऊष्मा ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो अब एगो बात यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो सकता है कि अगर पानी में ऊष्मा नहीं चलता है, तो एगो डेगची में जैसे पानी गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे आग लगाए यहाँ, तो गर्मी यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, लेकिन ऊपरे का पनिया कैसे गर्म हो जाता है? अभी तो कह रहे हैं कि पानी कुचालक है, यानी नहीं चलता है पानी में ऊष्मा, तो फिर यहाँ चल के वहाँ तक कैसे गया? तो कैसे गया, तो ध्यान से समझिए। गर्म हुआ ये डेगची का ये तल्ली, तो तल्ली पास वाला पानी गर्म, और गर्म से ठंडा की ओर बहेगा, तो पानी का जो कण है वो ऊपर ठंडा है, तो ये ऊपर की ओर जाने लगता है, और ऊपर का ठंडा कण जो है नीचे आने लगता है ना। पानी तो बहाव वाला है ना, इधर उधर होते रहता है, तो कण इसका ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है, ये नीचे वाला फिर गर्म होकर ऊपर, फिर ऊपर वाला नीचे, इस तरह से होते होते पूरा वो गर्म हो जाता है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है कि ये देखिए, ये बर्तन तो ठोस है ना, तो बर्तन यहाँ गर्म हुआ तो ये आगे बढ़ेगा ना, यहाँ गर्म होगा, फिर ऊपर गर्म होगा, तो वहाँ बर्तन जो गर्म हुआ उससे भी पानी गर्म कर देगा, और ये इधर उधर कण जो है गति करते हुए गर्म खुद को कर लेता है। इस विधि को संवहन विधि कहते हैं। हवा भी ऐसे ही गर्म होता है, ठीक, याद रहेगा, संवहन विधि है ना। जैसे एक गिलास में पानी लीजिएगा या कटोरा में, इसको गर्म करिएगा, कागज़ का उसमें गरम अभी नहीं करना है, पहले इसमें पानी में क्या करिए, कागज़ का छोटा छोटा इसमें टुकड़ा डाल दीजिए, कागज़ का टुकड़ा भींगेगा, वो तल्ली में बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद गर्म कीजिए, तो ये जो कागज़ का टुकड़ा है ये धीरे धीरे ऊपर उठ जाएगा, है ना। इसका मतलब समझ में आता है कि पानी का कण गतिशील हो जाता है तापमान बढ़ने पर, तो गति करेगा, ऊपर जाएगा ठंडा की ओर, ठंडा वाला नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरह से पूरा कण इसका गर्म हो जाता है, ठीक। तो इस विधि को क्या कहते हैं बबुआ? संवहन विधि है, संवहन विधि, ठीक। चलिए, संवहन समझ में आ गया, उसी से पानी गर्म होता है, ठीक। हाँ, अब देखिए एगो क्रियाकलाप का संवहन विधि में हवा में भी वैसे होता है, ठीक है। हवा का भी कण तो गतिशील रहता है, उड़ियाते रहता है इधर उधर, तो हवा गर्म हुआ फिर ऊपर गया, ठंडा हवा आया गर्म हुआ फिर ऊपर गया, ठंडा हवा नीचे आया गर्म हुआ फिर ऊपर, इस तरह से, है ना। तो गर्म जो होता है ऊपर की ओर गति करता है, ठीक। हाँ, जैसे मोमबत्ती, ये मोमबत्ती जला के देखिए, वो साइड में हाथ रखा है ऊपर, तो कौन वाला ज़्यादा गर्म लगेगा? ऊपर वाला, है ना, क्योंकि नीचे आता है ठंडा हवा और ये गर्म होकर ऊपर उठता है। हवा गर्म हो गया क्या करता है? ऊपर उठता है, क्योंकि ऊपर का हवा ठंडा है, तो ऊपर उठता है तो ये गर्म लगेगा। नीचे आया उस समय तो ठंडा हवा आया नीचे, इसलिए नीचे उतना गर्म नहीं, ये गर्म होकर ऊपर सीधे उठता है, तो ऊपर वाला हाथ में ज़्यादा गर्म लगेगा, ठीक है। संवहन विधि समझ में
आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ जाते हैं। संवहन का व्यवहारिक अनुभव कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं संवहन को। तो ये मोमबत्ती वाला क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये हवा गर्म होता है, ऊपर उड़ जाता है, हवा गर्म होकर ऊपर उड़ जाता होगा। हवा जैसे गर्म होता है इसका कण ऊपर चला जाता है और फिर कण ऊपर चल गए हैं तो खाली जगह हो गया, तो खाली जगह में फिर ठंडा हवा इधर उधर जो हुई हवा है वो आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो हवा ठंडा हवा आया और गर्म हुआ, उसके बाद ऊपर उठ गया, इसलिए ऊपर का हाथ में ज़्यादा गर्म लगेगा, ये साइड वाला हाथ में ज़्यादा गर्म नहीं लगेगा। ठीक है, हवा, क्योंकि हवा गर्म होकर ऊपर उठ रहा है हवा, है ना। और जैसे खाली हुआ ऊपर गया हवा तो खाली हो गया, तो अगल बगल का हवा वहाँ पे भर जाता है। ठीक, फिर वो गर्म होकर ऊपर उठ जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आया, एक चीज़ याद रखिएगा तो आगे का जो है चीज़ उसको समझ में आएगा। ये संवहन का व्यवहारिक अनुभव, ये समझने के लिए एक पॉइंट को याद रखिएगा हमेशा कि हवा जो है, हवा क्या समझे, हवा गर्म से गर्म होता है। अगर हवा गर्म हवा ऊपर की ओर जाता है, ऊपर गर्म हवा ऊपर की ओर बढ़ता है, ऊपर है हवा जो ऊपर, और ठंडा हवा यहाँ पे आते जाएगा, खाली स्थान को भरने के लिए आएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिए, खाली गर्म हवा ऊपर। तो देखिए समुद्र तट के क्षेत्रों में के लोग खिड़कियाँ समुद्र की ओर रखते हैं। दिन के समय स्थल के जल की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है। जल ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है। स्थल के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उड़ती है और इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ठंडी हवा आ जाता है। देखिए काहे को, या समुद्र के तट यानी समुद्र किनारे जो घर रहता है ज़्यादातर वो सभी घरों में क्या होता है, समुद्र की ओर खिड़कियाँ दरवाजा रखते हैं। खिड़की काहे खिड़की रखते हैं समुद्र की ओर, काहे कि ठंडा हवा आवे। अब कैसे आता है, तो देखिए जैसे सूरज होगा दिन के समय में क्या होगा, पानी जो है जल की अपेक्षा जल्दी गर्म नहीं होगा, पानी जल्दी गर्म नहीं होगा, क्योंकि समुद्र उतना बड़ा पानी, उतना ज़्यादा पानी तो तुरंत गर्म नहीं होगा। स्थल लेकिन गर्म हो जाता है। गर्मी के दिन देखते हैं ना, पैर खाली पैर चलने नहीं सकते, है ना, पड़ने लगता है पैर। तो स्थल क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन पानी जल्दी गर्म नहीं होता है। तो स्थल जल्दी गर्म हुआ तो हवा भी तो उसका गर्म होगा, तो हवा गर्म होकर क्या बोले तो ऊपर उठ जाता है, ऊपर जाता है। तो हवा गर्म होता है और वो समझिए वाष्प बन के यानी भाप बन के या कुछ भी वाष्प ही बन के ऊपर जाने लगता है। अब हवा वहाँ का ऊपर जल रहा है तो वहाँ तक खाली जगह हुआ, तो ऊपर गया तो उसके जगह पर हम जगह लेने के लिए तो हवा आएगा ना, तो समुद्र का हवा फिर वहाँ पर आकर के स्थल की ओर आता है और उस खाली स्थान को भरता है। तो खाली स्थान भराया, उसके बाद उसके साथ साथ का ठंडा हवा घर में भी प्रवेश कर रहा है कि खिड़की लगा दी है उधर, है ना, तो घर ठंडी हवा घर में प्रवेश करेगा, एकदम सुकून से रहेंगे। तो इसीलिए समुद्र तट के जो मकान है उसमें खिड़की जो है समुद्र की ओर रखता है। ठीक है, क्यों समझ में आ रहा है ना, क्योंकि स्थल जल्दी गर्म हुआ, स्थल गर्म हुआ तो स्थल का हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगेगा, अब खाली जगह हुआ समुद्र का हवा आने लगेगा इधर, है। तो समुद्र से स्थल की ओर जो हवा बढ़ता है उसको समुद्री समीर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, समुद्री समीर, है ना। तो समुद्र से जा रहा है, ये स्थल की ओर हवा जाता है, वो हवा गर्म होता है, फिर ऊपर उड़ जाता है, फिर वो समुद्र का हवा स्थल की ओर, स्थल वाला ऊपर, है। तो इस तरह से गोल गोल चक्र यहाँ भी होते रहता है। ठीक है, जल चक्र भी कहते हैं। जल चक्र तो वाष्प बन के जा रहा है और बरसेगा उसको जल चक्र, लेकिन यहाँ भी एक चक्र होते रहता है, गर्म से ठंडा की ओर हवा, हवा और ठंडा से गर्म, इस तरह से है। रवि का लिख ले रहे रात्रि। अब रात के समय उल्टा होता है बाबू, रात के समय जो है ना जमीन तुरंत ठंडा हो जाता है। रात के समय क्या सूरज तो रहता नहीं तो जल्दी जमीन ठंडा हो जाता है, लेकिन पानी वाला समुंदर का जो हवा है जल्दी जमीन से पहले ठंडा नहीं होता है। समुद्र वाला हवा ठंडा नहीं होता है, तो उसमें उल्टा हवा बहने लगता है। उस समय क्या होने लगता है, समुंदर वाला जो है हवा, समुंदर वाला वो गर्मी जो है, समुद्र वाला हवा जल्दी ठंडा नहीं होता है, स्थल वाला तो ठंडा हो गया। अब स्थल वाला ठंडा हो गया तो वो तो ऊपर नहीं उठेगा, लेकिन जमीन समुद्र वाला ये थोड़ा गर्म है जमीन की अपेक्षा, तो जमीन की अपेक्षा ये थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे जल्दी भाप बनेगा, ऊपर जाएगा, वाष्प बनेगा। अब यहाँ वाष्प बन रहा है तो खाली जगह हो रहा है, तो पृथ्वी का हवा फिर जमीन का हवा समुद्र की ओर चलने लगता है। तो रात के समय उल्टा होता है, रात के समय क्या होता है, जमीन का हवा समुद्र की ओर जाने लगता है। क्यों, क्योंकि जमीन का हवा ठंडा हो जाता है। हवा हमेशा ठंडा से गर्म की ओर जाता है, जिधर गर्म है उधर बहता है। ठीक है, तो हवा ठंडा हो गया जमीन वाला, समुद्र वाला तनी गर्म है तो उधर चलने जाने लगता है, क्या कि गर्म है तो ऊपर उठ रहा है, समुद्र का हवा ऊपर जा रहा है।
तो वहाँ खाली जगह हो रहा है, तो वहाँ पे ज़मीन का जो हवा है, स्थल का हवा, वो आके भरने लगता है। तो स्थल का हवा जब समुद्र की ओर जाता है तो उसको थल समीर कहते हैं। कौन सा समीर बाबू? थल समीर। ठीक, रात्रि में यह परिक्रम उल्टा हो जाता है। ठीक है, समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। समुद्र का जल जो है स्थल की अपेक्षा जल धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर ठंडी हवा समुद्र की ओर बहने लगती है, उल्टा धारा बहने लगता है। ठीक है, रात के समय। तो इस उल्टा धारा यानी समुद्र की ओर जो हवा बहता है स्थल से, उसको थल समीर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया संवहन विधि। कहाँ पे समझ में आ रहा है, कहाँ कहाँ ये देखने को मिलेगा, है ना। अब देखते विकिरण, एगो विधि था ना विकिरण, लास्ट है, चलिए समझते विकिरण। तो ये जो विकिरण है ना बाबू, ये दोनों चालन और संवहन दोनों से अलग है। चालन और संवहन दोनों से अलग है। चालन देखे कि ये तो ठोस में हो रहा है, संवहन हो रहा है लिक्विड और गैस में हो रहा है। इसका कण गर्म हो रहा है, उधर अलग हो जा रहा है, फिर ठंडा कण जा रहा है, गर्म होकर फिर भाग जा रहा है वहाँ से, फिर ठंडा कण आ रहा है, गर्म होकर भाग जा रहा है। तो इस तरह से गर्मी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच रहा है, लेकिन संवहन द्वारा ये हो रहा है। चालन नहीं, चालन ठोस में इधर गर्म हुआ तो धीरे धीरे आगे भी गर्म हो गया। ठीक है, तो चालन संवहन दो चीज़ समझे। लेकिन ये विकिरण का है, तो इसमें ना हवा की ज़रूरत है, ना पानी का ज़रूरत है, ना ठोस का ज़रूरत है। ठीक है, इसमें कोनो ना रहे तो भी अगर ट्रांसफ़र हो जाए तो उसी को विकिरण कहते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच रहा है तो उसको वायुमंडल तो है, लेकिन वायुमंडल तो नीचे, वायुमंडल के ऊपर जाएंगे तो स्पेस में निर्वात है, माने कोनो चीज़ नहीं है, तो वहाँ से भी प्रकाश या ऊष्मा जो है पार हुआ, तबे तो पृथ्वी तक पहुँचा। तो वहाँ से कैसे पार हुआ? तो विकिरण द्वारा पार होता है। ठीक है, और पृथ्वी तक पहुँचता है रेडिएशन द्वारा। ठीक, तो वही समझते। थोड़ा सा यहाँ पे देखते क्या लिखा है इसमें। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्मी लगती, बिल्कुल। आजकल सोलर कुकर भी मिलते हैं, इनमें जिनमें सूर्य की गर्मी से भोजन पकता है। आखिर सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा कैसे पहुँचती है? तो गर्म लगता है और सूर्य से उस ऊष्मा से ही भोजन भी बन रहा है सोलर कुकर से, यानी ऊष्मा है, ऊष्मा पहुँच रहा है पृथ्वी तक। तो कैसे ऊष्मा पहुँच रहा है? इतना दूर है सूरज उससे, है, ऊपर में निर्वात भी है, यानी कोनो नहीं है, ना हवा पानी कोनो नहीं है, ना कोनो ठोस है जिससे चलेगा। तो सूर्य और पृथ्वी के अधिकांश स्थान में तो वायु भी नहीं है ना। तो चालन अथवा संवहन के द्वारा ऊष्मा संचरण में किसी माध्यम की आवश्यकता होता है। चालन अगर करना हो, संवहन करना, तो माध्यम की आवश्यकता है। अब इसमें तो माध्यम ही नहीं, कोनो निर्वात है। ता क्या कहेंगे? जिसमें ऊष्मा का संचरण की वह विधि जिसमें संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है, विकिरण कहलाता है। फिर यहाँ पे गलत लिख दिया, कैसा? तो ये गलत है बाबू, है ना। तब दिमाग खराब हो जाता है, बच्चों इनका कन्फ्यूज हो जाता है। लिख ले रहा था उल्टा, तब बच्चा कैसे जानेगा उल्टा लिखा लेके सीधा? ये गलत यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे फिर सही लिखा है। विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे दो बात लिख दिया। यहाँ पे लिखा विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण, यानी विकिरण द्वारा ऊष्मा का चलने में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, यानी ठोस द्रव गैस किसी का जरूरत नहीं, गाड़ी घोड़ा का जरूरत नहीं है ना। चालन में गाड़ी का जरूरत है, ठोस वाला, और संवहन में पानी वाला और हवा का जरूरत है, लेकिन इसमें कोनो का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो ठीक लिखा कि कोनो जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए तो क्या लिख दिया। यहाँ पे लिखा है ऊष्मा के संचरण की वह विधि जिसमें संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। माध्यम आवश्यक है लिख दिया यहाँ, और यहाँ लिख दिया माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अब किसको सही माने हैं? तो ओरिजिनल में है सही ये वाला। ठीक है, नीचे वाला इसको नहीं, काट दीजिएगा इसको। ठीक, तो माध्यम की आवश्यकता नहीं, तो विकिरण कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो विकिरण द्वारा ही हमें ऊष्मा पहुँचता है वहाँ का। ठीक है, सभी गर्म पिंड, जितना भी गर्म पिंड है, विकिरण के रूप में ऊष्मा विकिरित यानी रेडिएट करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है। ऊष्मा का अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। तो ये जो विकिरण होता है बाबू, ये वो जितना भी प्रकाश जहाँ जहाँ से निकलता है वो सब विकिरण द्वारा पहुँचता है ना। विकिरण में क्या होता है, कोई वस्तु से ये विकिरण टकराया तो ये टकरा के फिर वापस चला जाता है, टकरा के वापस चला जाता है, यानी परावर्तित हो जाता है। और जो बहुत सब तो वापस नहीं जाएगा, कुछ को अवशोषित कर लेगा वस्तु, तो जो अवशोषित कर लेगा उसके कारण वो गर्म होगा या ऊष्मा आएगा, यानी गर्मी अनुभव होगा। और जो टकरा के वापस चल गया तो वहाँ पे थोड़ा गर्म कम होगा। ठीक है,
और अवशोषित सोख लिया तो गर्मी ज़्यादा। तो कुछ वस्तु जो है सोखता है, कुछ बहुत को सोख लेता है जिससे वो गर्म होता है, और सबको नहीं सोखता है, कुछ को क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, यानी टकरा के वापस चला जाता है। तो क्या हो रहा है समझ में आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, विकिरण टकरा के कुछ वापस हो रहा है, कुछ अवशोषित हो रहा है। अवशोषित हो रहा है उसके कारण वस्तु का तापमान बढ़ता है, गर्म होता है। ठीक है, हाँ सब नहीं रह जाता है, सब रह जाएगा तो भी बाप रे बर्दाश्त से बाहर, और सब चला जाएगा तो भी दिक्कत है ना। अब देखते हैं इसका दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। ये जो विकिरण है इसमें क्या होता है, इसका कहाँ कहाँ दैनिक जीवन में इसका उपयोग। गर्मी में देखिएगा सफ़ेद रंग या हल्का रंग का कपड़ा पहनते हैं तो आराम महसूस होता है। काहे को आराम होता है, तो क्योंकि हल्का रंग का या सफ़ेद रंग का चीज़ों से प्रकाश का जो परावर्तन होता है ज़्यादा होता है, टकरा कर प्रकाश वापस चल जाएगा, टकरा कर वापस, तो गर्मी नहीं लगेगा, सोखा नहीं। लेकिन यही गाढ़ा रंग का कपड़ा पहनिएगा यानी गाढ़ा रंग का, तो वो ऊष्मा को सोख लेता है। अब ऊष्मा को कपड़ा सोख लिया तो गर्मी तो लगबे करेगा, एकदम कुछ हाल है ना। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी अभी लग रहा है, पंखा भी नहीं चला सकते, आवाज़ आने लगता है। ठीक, तो रात वाला गर्मी तो अलग है, लेकिन सूर्य के प्रकाश से जो गर्मी लगता है उसमें हल्का रंग पहन रहिएगा गर्मी के दिन में तो थोड़ा कम लगता है। ऐसा नहीं कि हल्का रंग पहनिएगा तो ठंडा लगने लगेगा गर्मी के दिन में, वैसा बात नहीं है। लेकिन जो कलरफुल कपड़ा पहनिएगा उससे थोड़ा कम गर्मी लगेगा। ठीक है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश टकरा कर वापस चला जाता है ज़्यादातर, है, और सोखता नहीं है उसको। और वैसा रंगीन वाला पहनिएगा काला खास करके, तो काला बहुत जोर उसको सोखता है प्रकाश को, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा। ठीक है, इसलिए गर्मी में हमको सूती कपड़ा या हल्का रंग का कपड़ा ना, हल्का कपड़ा पहनना चाहिए। गर्मी के दिनों में हमें सफ़ेद वस्त्र या हल्के रंग के वस्त्र आरामदायक लगते हैं। ठीक है, हल्के रंग के वस्त्र ऊष्मा का विकिरण, अधिकांश ऊष्मा का जो विकिरण हो जाता है, ठीक है, विकिरण ऊष्मा विकिरण का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाते हैं, टकरा के वापस चल जाता है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ऊन ऊष्मारोधी है, ऊन का ऊष्मारोधी यानी ऊष्मा को बाहर नहीं निकल देता। शरीर का तो गर्मी है, तापमान है ना शरीर में कुछ, तो शरीर गर्म रहता है, तो उस गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता ऊनी वस्त्र, क्या कि ये ऊष्मा का कुचालक नहीं निकलने देता। कहता ना तोरा नहीं निकलने दूंगा, तो ऊष्मा नहीं निकल रहा शरीर से तो बढ़िया गर्म लगता है एकदम, है, इसलिए ऊनी वस्त्र ठंडा में पहनते हैं। इसके अतिरिक्त उनके रेशों के बीच वायु फसल रहता है, उसके अतिरिक्त क्या है स्वेटर में तो ऐसे उससे दूर में रहता है, इसमें छेदा बीच में रहता है, तो उसमें हवा फसल है, इसमें हवा तरह करेगा। अब हवा तो क्या बोले हैं कि ऊष्मा का कुचालक है। हवा हमारे शरीर में ऊष्मा परिवेश को विकिरित होने से रोक देता है, वो भी ऊष्मा को नहीं जाने देता है। ठीक है, इसलिए वो गर्म लगता है ये ऊनी कपड़ा। ठीक है, और गर्म प्रदेशों में मकानों को सफ़ेद या हल्के रंग की पुताई करते हैं। ठीक है ना, रंग करते हैं। जहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहता है वहाँ का घर मकान को हल्का रंग से पोतते हैं, यानी लिपाई पुताई करते हैं, पेंट करते हैं ना। वही कारण वही है कि प्रकाश का टकरावे किरण वो वापस ज़्यादातर हो जाए, है ना, विकिरण जो है टकरा कर वापस चल जाए, ज़्यादा सोखे ना, उसको गर्मी ज़्यादा ना लगे, इसीलिए। ठीक है, तो पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो चलिए एक बार एक झलक देख लेते हैं हम क्या क्या समझे इस चैप्टर में। ठीक है, तो ऊष्मा या गर्मी ऊर्जा का एक रूप है, ये समझे है ना। तो ऊष्मा क्या है बाबू, एक ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, जिसके कारण जी जो क्या करता है तापमान के कारण प्रभाव, ऊष्मा तापमान जिसके कारण तापमान बढ़ता है या तापमान बढ़ने से ऊष्मा बढ़ता है। तापमान का प्रभाव तापक्रम है। तापक्रम को नापने को तापमापी कहते हैं। तापमापी 0 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट है इसका मानक मापन, सेल्सियस से नापते हैं या फिर फ़ारेनहाइट से। ठीक है, शरीर पर तापमान मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, जो कि 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक उसका तापमान क्रम माप रहता है। मानव शरीर का औसतन तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस होता है स्वस्थ व्यक्ति का, है ना। ऊष्मा का प्रवाह अधिक तापमान से कम तापमान की ओर होता है। ऊष्मा जो है चलता है अधिक से कम की ओर। ऊष्मा का प्रवाह 3 विधि से होता है, संचालन, संवहन और विकिरण, है ना। चालन या संचालन भी कहते हैं, संवहन और विकिरण। चालन ठोस, द्रव, गैस तीनों में हो सकता है, और शून्य पर नहीं यानी निर्वात में नहीं हो सकता है। संवहन द्रव गैस में हो सकता है, निर्वात में नहीं हो सकता। अच्छा, चालन ठोस में होगा, इसको लिख दिया द्रव गैस, बहुत ज़्यादा गलत लिखा है। संवहन द्रव और गैस में होता है। ठीक है, ठोस या निर्वात में नहीं होता है, और चालन सिर्फ ठोस में होता है बाबू, है ना, ये ठोस में। संवहन द्रव और गैस में,
और ठोस और निर्वात में नहीं। और विकिरण क्या होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई माध्यम का हो सकता नहीं, या ठोस द्रव्य गैस या निर्वात कहीं भी चल जाएगा। ठीक है, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा प्रवाह करता है उसको ऊष्मा का सुचालक कहते हैं, यानी जिसमें ऊष्मा चल सकता है। गहरे रंग की वस्तु हल्के रंग की वस्तु की अपेक्षा उसमें विकिरण को अच्छी अवशोषक है। गहरा रंग का जो है वो ऊष्मा का विकिरण को सोख लेता है, इसलिए गर्मी ज़्यादा लगता है। इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग का कपड़ा या सफ़ेद रंग की कपड़ा पहननी चाहिए। ठीक, ऊनी वस्त्र ऊष्मारोधी होता है और इसमें रेशों में वायु फंसी रहती है। वायु फंस जाता है तो वो ऊष्मा को वो भी बाहर नहीं निकल देता, विकिरण नहीं होने देता है। ठीक, तो इतना ही सा ऊष्मा छोटा सा चैप्टर था, समझना था। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। समझ में आया हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा।